हेलो फ्रेंड्स, भूषण जी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने अभी तक 2 वीडियो कवर किया। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हम क्या क्या देखेंगे? स्थल, किन स्थल पर खोजे गए हैं, स्थल का नाम क्या है, और स्थान, किस स्थान पे वह स्थल खोजे गए हैं। आगे आते हैं खोजकर्ता के बारे में कि किस स्थल की खोज किन लोगों ने किया, किन खोजकर्ताओं ने किया, उनके नाम को देखेंगे। और आगे सन, किस सन में किया उसको देखेंगे। और आगे हम नदी के बारे में कि वह किस नदी पर खोजा गया इसके बारे में देखेंगे। और जो प्रमुख हमारा है जो वो है मध्य सामग्री, वो जो प्राप्त सामग्री, जो हमें प्राप्त सामग्री मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में इन स्थानों से, वह क्या क्या है, इनको डिस्कस करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में और पाकिस्तान में किन किन जगहों पर स्थल पाए गए हैं और इनसे जो विशेष जो जानकारी मिलती है उसको हमने अगले वीडियो में ही कवर कर लिया था। लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे भारत में और पाकिस्तान में जो स्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो आते हैं, वहाँ पर जो स्थल पे हमें सामग्री मिली है, क्या क्या सामग्री कहाँ कहाँ से मिली है उसको देखेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतर जो पीसीएस और आईएएस लेवल होते हैं उनमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें जैसे पूछा जाएगा कि अन्न भंडार कांस्य पदार्थ या किन स्थल पर है, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वह अधिकतर जो देखा जाता है वह बड़े बड़े एग्ज़ामों पर देखा जाता है। वनडे एग्ज़ाम में भी यह काफ़ी देखे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट। इसके आगे भी हमारा एक पार्ट आएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का 4वां पार्ट रहेगा, जो भारत के वो सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ऐसी स्थितियाँ उसमें क्या थी इसको डिस्कस करेंगे। और आगे चल के हम देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता को एक ही वीडियो में कवर करेंगे कि उनका जो रहन सहन, उनका जो रहने का उद्देश्य है वह कैसा था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट। सबसे पहले हम स्थल के बारे में जानेंगे। हमारा पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा जो है या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा, जिसे हड़प्पा घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा है, तो वह हड़प्पा है। कहाँ पर है? यह पंजाब पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? तो यह पंजाब पर, जो पंजाब हमारा है पाकिस्तान प्रांत में, पंजाब राज्य में है हड़प्पा। इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज हुई 1921 में। किसके द्वारा की गया था? तो यह दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया। यह पहला स्थल था। एग्ज़ाम में यह कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला खोजा गया सभ्यता कौन था, तो वह हड़प्पा सभ्यता था, जो कहाँ पर, पाकिस्तान पंजाब में है। और उसकी जो खोज किए थे दयाराम साहनी ने कब किए थे, तो 1921 में किए थे। यह किस नदी के किनारे है? यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो रावी नदी के किनारे है। एग्जामिनर क्या करता है कि आपसे पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। ऑप्शन में जो देगा सबसे पहले ऑप्शन देगा सिंधु को। क्यों देगा? क्योंकि ये सब जानते हैं कि यह किस, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम ही है, तो किस नदी पे होगी, तो यह जो होगा सिंधु पे होगा। इसलिए जो आप सिंधु लगा देते हैं और यह गलत हो जाता है। लेकिन आप जो है आगे से ध्यान देंगे कि यह किस नदी पे है, यह रावी नदी के किनारे पे है, जो हमारा हड़प्पा है। इससे जो होगा कि हमारा क्वेश्चन, हमारा जो आंसर होगा यह गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं प्राप्त सामग्री। हड़प्पा से हमें क्या क्या सामग्री प्राप्त हुए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अन्न भंडार। अन्न भंडार कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो वह हड़प्पा में प्राप्त हुआ। जिससे वहाँ पर अन्न का जो है लेन देन हुआ करता था, एक भंडार के रूप में देखा गया है कि यहाँ पर अन्न का बहुत बड़ा भंडार हुआ करता था हड़प्पा में। और आगे हमारा कांस्य पदार्थ। यहाँ पर कांस्य पदार्थ, कांस्य जो तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया गया है, वह कहाँ पर देखा गया है, वह हड़प्पा में देखा गया है। आगे गरुड़ चित्र मुद्रा में क्या था, उसमें जो है गरुड़ का जो निशान पाया गया है, उस समय के मुद्रा में गरुड़ का निशान पाया गया है। और R37 का क्या अर्थ है, तो R37 का अर्थ है 100 को
दफनाने की विधि, शव को दफनाने की विधि कहाँ पर देखी गई है? तो हड़प्पा में देखी गई है, जिसे R37 के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है कहाँ पर है? या सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह है मोहनजोदाड़ो। इसकी जो खोजकर्ता कौन से हैं? तो वह राखलदास बनर्जी हैं। कब किए थे? तो वह 1922 में किए थे। राखलदास बनर्जी जी ने कब किए? 1922 में जो मोहनजोदाड़ो की खोज। अब यह किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है। इसकी जो खोज हुई कहाँ पर हुई? तो वह सिंधु नदी के किनारे हुई। और आगे देखते हैं इसके हम प्राप्त सामग्री जो थी वह कौन सी थी? वह थी महा स्नानागार। आप देखेंगे इसमें महा अन्न भंडार और इसमें महा स्नानागार। महा स्नानागार का क्या अर्थ है कि एक जो है स्थान जो है एक स्थल था स्नान करने का, जहाँ पर बहुत से लोग आते थे, वहाँ पर स्नान करते थे। उस तरह का एक सामग्री, एक जो अवशेष मिला है स्नान करने का, कि यहाँ पर कई लोग, कई झुंड या कई व्यक्ति आया करते थे और स्नान किया करते थे। तो जो है महा स्नानागार पाया गया है कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में। और आगे आते हैं पुरोहितों का आवास। पुरोहितों का आवास कहाँ पर पाया गया है? तो वह मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। और यहीं से अनुमान कुछ लगाया जाता है कि उसमें जो है पुरोहितों का यहाँ पर वर्चस्व था, उन्हीं का जो है यहाँ पर चल रहा था, उन्हीं के द्वारा शासन चलाया जा रहा था। किनके द्वारा? तो पुरोहितों के द्वारा, जो यहाँ पर हमें मोहनजोदाड़ो पे इसके अवशेष मिले हैं, इससे माना जाता है। आगे आते हैं विश्वविद्यालय। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विश्वविद्यालय जो हमें मिला है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, वह किस स्थल पर मिला है? तो वह मिला है मोहनजोदाड़ो पर। और आगे आते हैं एक श्रृंगी पशु। जो है एक श्रृंगी पशु के अवशेष मिले हैं और मुद्रा में हमें इसके जो है चिन्ह पाए गए हैं। किसके? एक श्रृंगी पशु के। और यहीं से बताया जाता है कि उसमें हो सकता है कि जो एक श्रृंगी पशु है वह उनका राष्ट्रीय पशु हुआ करता होगा। कौन सा? तो एक श्रृंगी पशु। कहाँ पर है? तो मोहनजोदाड़ो में है। और मोहनजोदाड़ो को आप जानते होंगे कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है। किसको? वह मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। आगे आते हैं हम चुनहोदड़ो कहाँ पर है? यह जो है पंजाब पाकिस्तान में है। कहाँ पर? यह पंजाब पाकिस्तान में है। कौन सा स्थल? चुनहोदड़ो। और जो इसके खोजकर्ता थे वो थे एन जी मजूमदार मैके। कौन से थे? तो वह थे एन.जी. मजूमदार मैके। और कब किए थे? वे किए थे 1931 में। और यह कहाँ पर? यह जो है सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। कहाँ पर? पंजाब पाकिस्तान में। और जो यहाँ से हमें सामग्री की प्राप्ति हुई है, यहाँ से हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिपस्टिक, ईंटा, काजल, पाउडर, कंघा, मनके बनाने का कारखाना, इस तरह का हमें जो है अवशेष पाए गए हैं। जैसे लिपस्टिक, काजल, पाउडर जो स्त्री अपने श्रृंगार में जो उपयोग करती है, इस तरह का जो हमें अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं हमें? तो वह मिले हैं चुनहोदड़ो से, जो पंजाब पाकिस्तान में है। वहाँ से हमें लिपस्टिक, काजल, पाउडर और ईंटे का अवशेष मिला है चुनहोदड़ो से। वहीं से माना जाता है कि उसमें भी जो औरतें या हुआ करती थी वह अपने श्रृंगार में क्या क्या यूज कर रही होती हैं, उसमें भी कितना देश, उसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता कितना विकास कर चुका होता है। इस तरह का अवशेष कहाँ पर पाया गया है? वह चुनहोदड़ो में पाया गया है। और मनके बनाने के अवशेष, यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना अवशेष कहाँ पर पाया गया है? तो यह पाया गया है चुनहोदड़ो में। आगे बढ़ते हैं हम लोथल। अब आ जाते हैं हम भारत की तरफ, देखते हैं। भारत में आते हैं तो लोथल कहाँ पे है? तो यह अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पर? तो अहमदाबाद गुजरात में है। और इसके जो खोजकर्ता थे, वह खोजकर्ता कौन थे? वह थे रंगनाथ राव। कौन थे? तो वह थे रंगनाथ राव थे। कब किए थे? तो वह किए थे 1957 में। 1957 में यह खोज करते हैं लोथल की। और किस नदी के किनारे हैं? तो यह भोगवा नदी के किनारे हैं। कहाँ पर? यह भोगवा नदी के किनारे खोजा गया स्थल है। कौन सा? लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे खोजा गया स्थल है। अब यहाँ पर प्राप्त सामग्री के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फारस की मूर्ति के क्या? फारस की मूर्ति, घोड़े की मृग मूर्ति और गोदीबाड़ा पूर्ण हाथी दांत
क्या क्या इसमें पाया गया है, तो फारस की मूर्ति पाई गई है और घोड़े की मृग मूर्ति, घोड़े की जो है एक मूर्ति पाई गई है जो मिट्टी की मूर्ति है, घोड़े की मूर्ति पाई गई है। और गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का क्या अर्थ है कि उसमें अवशेषों को जलाने दफनाने की क्रिया जो है वह हर जगहों पे थी। जैसे हमने देखा हड़प्पा में क्या थी, तो हड़प्पा में क्या था, दफनाने की क्रिया थी, शव को दफनाने की क्रिया ज़्यादा देखा गया है। और जहाँ पर आते हैं मोहनजोदाड़ो में देखा गया कि उसमें जलाने की प्रक्रिया जो है वह ज़्यादातर मोहनजोदाड़ो में देखा गया। लेकिन जब आते हैं लोथल में हम, तो लोथल में गोदीवाड़ा, इसमें दफनाने और जलाने की क्रिया दोनों देखा गया है कि यहाँ पर उसमें व्यक्ति जो थे वह दफनाने की क्रिया और जलाने की क्रिया शव को दोनों किया करते थे। तो आगे आते हैं हम, ये हमारा लोथल हो गया। फिर देखते हैं हम कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है, तो यह राजस्थान और गंगानगर, कहाँ पर, राजस्थान गंगानगर पे है। और जो इसके खोजकर्ता थे वो कौन थे, अमलानंद घोष। कौन है, तो अमलानंद घोष ने किए थे। कब किए थे, तो 1953 में किए थे। और यह किस नदी के किनारे खोजा गया है, यह घग्गर नदी के किनारे खोजा गया स्थल है। कौन सा, तो वह है कालीबंगा। कालीबंगा से याद होगा कि आपको हमें जो है हमें काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिली थी, वह कालीबंगा से मिली थी। तो आइए देखते हैं कालीबंगा से जो प्राप्त अवशेष हैं क्या कौन कौन से जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जूते हुए खेत, क्या जो हमें जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, वह कालीबंगा से मिले हैं। जूते हुए खेत का क्या अर्थ है कि जो जो हल चलाते हैं, हल चलाने की जो उसमें मिट्टी जो है साइड साइड लगती है, उस तरह का जो हमें क्रिया मिला है, अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो वह कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से मिला है। यहाँ पर जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और लकड़ी की नाली, आप जब पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे तो हमें जो है पक्की नालियों का अवशेष प्राप्त होता है। लेकिन कालीबंगा में क्या है, यहाँ पर लकड़ी की नाली पाई गई है। वहाँ पर जो उसमें व्यक्ति थे वह लकड़ियों की नाली बनाया करते थे, उसको यूज किया करते थे। इस तरह का अवशेष हमें जो है कालीबंगा से मिला है। और वेलनकार मुहरे, मुहरों का अवशेष मिला है। मुहरे उसमें कैसी हुआ करती थी, वह बेलनकार हुआ करती थी। और अग्नि हवन के जो कुंड मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, अग्नि हवन के कुंड भी हमें मिले कहाँ से, कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें अग्नि के कुंड मिले हैं, जो अग्नि जहाँ पर उसमें यज्ञ किया जाता था। इस तरह के अवशेष जो प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वह जो है अग्नि हवन प्राप्त हुए कालीबंगा से। आगे आते हैं हम, बनवाली क्या है, बनवाली, बनवाली कहाँ पे पड़ता है, तो हिसार हरियाणा में। कहाँ पर, हिसार हरियाणा में। और जो इसके खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन थे, रविंद्र सिंह बिष्ट थे। और कब किए थे इसकी खोज, वो किए थे 1973 में। कहाँ पर, यह सरस्वती नदी के तट पे हुआ था। सरस्वती नदी बता दें आपको, यह पहले भारत में बह रही थी, वर्तमान समय में यह लुप्त हो चुकी है। आप जानते होंगे कि सरस्वती और यमुना गंगा सरस्वती का एक संगम हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में सरस्वती जो नदी है यह लुप्त हो चुकी है। जो इस आगे देखते हैं हम, प्राप्त सामग्री, जो हमें प्राप्त सामग्री मिले हैं कहाँ से, बनवाली से। क्या क्या मिले हैं, सबसे आगे आते पहले जौ हमें कहाँ के मिले हैं, तो मिले बनवाली से। और मिट्टी के हल, वहाँ पर मिट्टी के हल का एक अवशेष मिला है। इससे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मिट्टी के जो हल का अवशेष मिला है वह कहाँ से मिला है, वह बनवाली हरियाणा से मिला है। आगे देखते हैं, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए, सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहिए के अवशेष पाए गए हैं बनवाली में। कि वहाँ पर जो सड़क है वहाँ पर बैलगाड़ियों के जो निशान होता है पहिए का, उसका अवशेष पाया गया है। आगे आते हैं, रंगपुर, रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर गुजरात में है। वहाँ पर खोज हुई रंगपुर गुजरात में। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो वो थे MS वत्स। कौन थे, MS वत्स से। और कब किए थे, तो 1931 में किए थे। और यह किस नदी के किनारे है, तो यह मादर नदी, कहाँ पर, मादर नदी के किनारे है। और यहाँ की मुख्य बात क्या है कि यहाँ पर नालियों की खोज कहाँ पर हुई है, वह मादर नदी तट के किनारे, कहाँ पर, रंगपुर में। और यहाँ पर कच्चे ईंटों के दुर्ग, कच्चे ईंटों का जो दुर्ग पाया गया है, दुर्ग का अर्थ क्या है कि एक टीला बना होता है, किला बना होता है, और किले के चारों तरफ जो घिराव होता है उसे दुर्ग बोलते हैं। वो कच्चे ईंटे का दुर्ग पाया गया। और धान की भूसी,
आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जौ और बाजरा हर कहीं ना कहीं खोज में पाया गया है, लेकिन जो धान की भूसी के अवशेष मिले, जो धान का अवशेष मिला है वह कम ही हिस्सों में पाया गया है। तो रंगपुर में क्या मिला है, धान की भूसी और ज्वार बाजरा, वहाँ से ज्वार बाजरा के अवशेष भी मिले हैं और साथ साथ धान की भूसी भी पाया गया है। आगे देखते हैं हम रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है, तो वह पंजाब में है। रोपड़ एक स्थान है जहाँ पर खोज हुई है, कहाँ पर, पंजाब राज्य में। और इसके खोजकर्ता कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा। कौन, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की, कब की, 1955 में। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा कब करते हैं, 1955 में। और यह कहाँ पर होती है, यह सतलज नदी के तट पर होती है। पंजाब में आप देखेंगे तो सतलज नदी है, जो सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, कौन सी, सतलज, उसी के किनारे खोज होता है। और इस खोज में पाया क्या गया है, सबसे पहले मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। यह एक ऐसा स्थान है सतलज नदी के किनारे, कहाँ पर, तो रोपड़ में। वहाँ पर मानव के साथ जो है कुत्ते को साथ दफनाने का साक्ष्य पाया गया है कि अनुमान लगाया जाता है कि उसमें जो मालिक हुआ करता था, मालिक के साथ साथ उसके जो पालतू कुत्ता, उसका जो प्रिय कुत्ता होता था, उसको भी दफना दिया जाता था। तो वहाँ पर यह साक्ष्य मिला है कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है रोपड़ से। आगे देखते हैं कच्चे ईंटे के मकान। कच्चे ईंटे का जो हमें अवशेष मिले हैं, जो प्राप्त हुए हैं, कच्चे ईंटे का मकान। और यहाँ पर देखेंगे आप कच्चे ईंटे का जो दुर्ग पाया गया था यहाँ पर, लेकिन कच्चे ईंटे के मकान पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं, तो वह रोपड़ में पाए गए हैं। आगे देखते हैं हम कोलडीजी। कहाँ पर, कोलडीजी कहाँ पर है, या सिंध पाकिस्तान में है, या सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो वो थे अफजल खां। अफजल खां ने इसकी खोज की, कब की, तो 1935 में करते हैं, सिंधु नदी तट पर। और इसमें जो खोज में जो प्राप्त अवशेष है, क्या क्या है, किलेबंदी के साक्ष्य, किलेबंदी के साक्ष्य पाए गए हैं यहाँ पर। और साथ साथ कच्चे ईंटों का मकान भी पाया गया है। और कच्चे चूल्हे ईंटे के कच्चे चूल्हे का अवशेष पाया गया है। कहाँ पर, कोलडीजी में। आगे आते हैं हम सुतका गेडोर कहाँ पर है, या बलूचिस्तान पाकिस्तान में। हमने जब एक मैप में त्रिभुजाकार में बताया था, उसमें हमने बताया था सुतका गेडोर जो है पाकिस्तान, लास्ट प्रांत है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, वहाँ पर यह खोज हुआ है। और यह किस नदी के किनारे हुआ, तो यह दास नदी के किनारे हुआ है। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि सुतका गेडोर जो है यह बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सबसे निचला छोर का खोज माना जाता है। और यह दास नदी के किनारे हुआ है। और इसकी खोजकर्ता थे आर.एल. स्टीन ने इसकी खोज की, कब की, 1927 में। और इस खोज में प्राप्त क्या क्या हुआ है, तो बंदरगाह हमें प्राप्त हुए हैं। और तीन संस्कृतियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आगे अस्थिया राख के भरा बर्तन, हमें क्या प्राप्त हुआ है कि अस्थियों की जो राख होती है, जो शव की जो राख होती है, वह भरे बर्तन में, मिट्टी के भरे बर्तन में कहीं दफनाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, वह हमें प्राप्त हुआ है सुतका गेडोर से। वहाँ पर जो है मानव के जो मृत्यु के बाद जो राख होती है, उसे एक घड़े में भर कर दफनाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से, सुतका गेडोर से। आगे आते हैं हम राखीगढ़ जो है, कहाँ, इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो सूरज भान। कब किए थे, 1982 में। यह कहाँ पर है, यह कच्छ गुजरात में है। कहाँ पर, यह कच्छ गुजरात में है राखीगढ़। और इसकी जो खोजकर्ता थे सूरज भान, 1982 में। और इस किस नदी के किनारे हुआ था, तो यह चिनाव नदी के किनारे होता है। और इसके खोज में क्या क्या पाए गए हैं, तो यह ताम्र उपकरण पाए गए हैं। और साथ साथ हड़प्पा लिपियुक्त मुद्रा के अवशेष भी पाए गए हैं। आप देखेंगे कि जब एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वर्तमान में जो भारत में है, तो वह कौन सा है, वह राखीगढ़ ही है। राखीगढ़ एक ऐसा स्थल है जो पूरे भारत में सबसे बड़ा अवशेष पाया गया है। और अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदाड़ो है। अगर जब भारत की बात किया जाए तो वहाँ पर राखीगढ़ ही माना जाता है। और वहाँ पर जो है हड़प्पा में आप देखे होंगे कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान में, वहाँ के जो मुद्रा की लिपि होती है, उस लिपि के साथ साथ हमें कहाँ पर, राखीगढ़ी में यह भी देखा गया है कि जो लिपि प्राप्त हुई है हड़प्पा में, वही लिपि प्राप्त हुई है कहाँ पर,
लिपि मुक्त मुद्रा जो प्राप्त होता है कहाँ पर, या राखी गढ़ी में। आगे आते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। हमने जब तीसरे मैप में बताया था उसमें दूसरे वीडियो में, तो उसमें देखा था कि हमने आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो है हिंडन नदी, कहाँ पर, हिंडन नदी के किनारे पर इसकी खोज होती है। कौन करते हैं, यज्ञदत्त शर्मा करते हैं। कब करते हैं, 1958 में इसकी खोज होती है आलमगीरपुर। और इसमें जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वह मिला है मृद भांड बर्तनों का मोर। क्या, मृद भांड बर्तनों पर मोर, हमें जो है वहाँ पर मोरों के अवशेष मिले हैं। मोर के अवशेष, मृद भांड बर्तन में जो मोर के अवशेष पाए गए हैं वह मिला है। आगे गिलहरी की चित्रकारी, गिलहरी का एक चित्रकार किया गया है, जो हमें वहाँ पर अवशेष प्राप्त हुआ है कि गिलहरी है, उसका जो सचित्र बना करके वर्णन करके वहाँ पर इसके अवशेष पाए गए हैं। कहाँ पर पाया गया है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। आगे आते हैं हम सुरकोर्दा। सुरकोर्दा कहाँ पर है, या कच्छ गुजरात में है। कहाँ पर, कच्छ गुजरात में है। और इसके खोजकर्ता थे गणपत जोशी। कौन, गणपत जोशी थे। कब करते हैं, 1964 में इसकी खोज होती है, 1964 में। और यह कहाँ पर होती है, या चेनाब नदी के तट पर होती है। और यहाँ पर जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, पहले हड्डी, यहाँ पर हमें हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और साथ साथ कलश, सावधान जो है, कलश और सावधान प्राप्त हुए हैं। साथ साथ हमें तराजू का पलड़ा और मुहर आदि, हमें जो है तराजू के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय जो व्यक्ति थे उनको भी जो है जोड़ घटाने आदि का ज्ञात था, उन्हें जो है लेन देन करने में सामान को, क्योंकि तराजू का अवशेष मिलना तो यही बताता है कि उसमें भी व्यक्ति जो थे वहाँ जोड़ घटाना आदि जो है लेन देन कार्य जो है बहुत आसानी से कर लिए करते थे। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, या सूत के डोर से प्राप्त हुआ है। और कहाँ पर, चेनाब नदी के तट पर। अब आते हैं हम देखेंगे इसके पतन के कारण। जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, जो वैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, इसको देखेंगे जो वैज्ञानिक कहते हैं। तो आइए देखते हैं पतन के कारण। तो आइए देखते हैं हम विदेशी मत का जो कहना क्या है कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है वह कैसे होता है, उनका क्या कहना है, इसको देखते हैं हम। पतन के कारण, पतन के कारण जो है यह वैज्ञानिक ने अपने अपने मत दिया है कि ये जो है कैसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो जाता है। इसको देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम बाढ़। क्या, बाढ़ पर जो है कई वैज्ञानिकों का कहना है, जैसे एक हो गए हमारे मैके और मार्शल, मैके जॉन मार्शल। कौन, मैके जॉन मार्शल। मैके जॉन मार्शल का कहना है कि अधिकतर जो है यह सभ्यता पाई गई है जो है नदियों के किनारे पाई गई है। और यह माना जाता है, इनका मानना है कि बाढ़ के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। और अधिकतर जो है एग्जाम में इसी से पूछा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो जाता है। तो अधिकांश यही देखा गया है कि बाढ़ के कारण इसका पतन हो गया है। और आगे देखते हैं और दूसरे वैज्ञानिक का क्या कहना है। दूसरे वैज्ञानिक का कहना है विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। दूसरे वैज्ञानिक का कहना है, जैसे हो गए चाइल्ड, एक चाइल्ड हो गए और एक व्हीलर। कौन, एक व्हीलर। चाइल्ड और व्हीलर का कहना है कि यहाँ पर जो है विदेशी आक्रमण, यहाँ पर जैसे आर्यों ने आकर के आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद जो है इसका पतन करके जो है फिर से वह एक दुनिया बसाया जिसे हम जानते हैं वैदिक सभ्यता के नाम से माना जाता। उनका कहना है, चाइल्ड्स और व्हीलर का कहना है
कि जो विदेशियों ने आकर के सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किए, क्योंकि जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह आक्रमण से अपरिचित थे, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर जो है कोई हमें अस्त्र शस्त्र के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए माना जाता है कि वहाँ पर विदेशियों ने आक्रमण किया और जल्द से जल्द जो है उनको पराजित करके वहाँ उनका जो साम्राज्य एकदम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो है ज़्यादातर जो है वैज्ञानिक मानते हैं नहीं, जो है जॉन और मार्शल का मैके और जॉन मार्शल का कहना है कि यहाँ पर जो है बाढ़ आया था और बाढ़ आने के बाद जो है इस पूरे उठा का समापन हो जाता है, पूरे साम्राज्य का सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। कहना किनका कहना है, तो मैके और जॉन मार्शल का और चार्ल्स व्हीलर का कहना है कि यहाँ पर आर्यों ने या विदेशियों ने आकर के आक्रमण किए और आक्रमण करने के बाद जो है इस पूरे प्रांत का जो है अंत कर देते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का और मानना है, क्या कहना है कि परिस्थिति जो है असंतुलन, क्या परिस्थिति परिस्थितिक असंतुलन, उनका कहना है कि उस समय जो यह हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पर जो संतुलन बिगड़ जाता है, प्राकृतिक या जो है प्राकृतिक परिस्थिति का जो है संतुलन बिगड़ने के कारण जो है वहाँ पर मानव जो है एक का एक जो समापन होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे करके वहाँ के जो मनुष्य थे उनका अंत हो जाता है। इनका जो कहना है, इनका फेयर सर्विस इनका मानना है कि वहाँ पर जो है संतुलन जो है प्राकृतिक के द्वारा संतुलन बिगड़ जाता है और वहाँ के मानव जो है श्वास लेने में या फिर अन्य कई बीमारियों के कारण जो है धीरे धीरे उनका संतुलन बिगड़ने लगता है और उनका पतन हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 कारण बताए गए हैं कि एक जो है बाढ़ के कारण होता है, एक विदेशी के कारण, एक जो है परिस्थिति असंतुलन या फिर प्राकृतिक के द्वारा बदले गए मौसम या बदले गए उनके परिस्थिति के कारण जो है उनका संतुलन बिगड़ जाता है और धीरे धीरे उनका अंत हो जाता है। लेकिन अधिकतर जो वैज्ञानिक मानते हैं नहीं, यह जो है बाढ़ के कारण जो है इसका अंत होता है सिंधु घाटी सभ्यता का। और एग्जाम में भी पूछा जाता है तो अधिकांश यह देखा जाता है बाढ़ को ही ज़्यादा रेफर दिया जाता है। तो ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त सामग्री, प्राप्त जो खोजकर्ता थे, कहाँ पर खोज की, किन देशों में, किन राज्यों में खोज की, इसको हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में, उसमें देखेंगे कि हम उनकी जो सामाजिक आर्थिक जो स्थिति थी वह कैसी थी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा आज का तीसरा वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता पर। अगला वीडियो हम लेकर जल्द से आएंगे। यह वीडियो आने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन अगला वीडियो हम जल्द में ही आपको देंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।